न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को आरबीआई से मिली राहत, 27 फरवरी से 25,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रोड शो। सीएम नीतीश कुमार को बताया लाडला, किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी की। कहा चारा खाने वाले कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते। कि अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से पूरी तरह मुक्त हो। गरीबी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। कहा अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से होगा बाहर। यूपी में सबसे तेज आर्थिक विकास का दावा। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार, संख्या 62 करोड़ के पार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अभिनेता अक्षय कुमार और कटरीना कैफ ने भी लगाई डुबकी। पीएम मोदी ने किया भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ। बोले भारत में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स में उत्साह। 300 से ज्यादा उद्योगपति हो रहे हैं समिट में शामिल। 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। बाजार लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। आईटी, मेटल, पीएससी शेयरों पर प्रेशर। एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। दिल्ली में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई अहम बैठक। दोनों देशों के बीच फिर से एफटीए पर बात शुरू करने का फैसला। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने विधायकों को दिलाई शपथ। महिला सम्मान निधि लागू करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीएम दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। सबसे पहले बात बिहार की। दिल्ली चुनाव के बाद अब पूरा फोकस बिहार पर शिफ्ट हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दौरे पर किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इसके अलावा भी बिहार को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश की तारीफ की। उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला बताया। पीएम ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि चारा खाने वाले कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते। पहले किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। जब ये कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे, तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में प्रगति और तरक्की की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम कर रही है और जनता को इसका फायदा जल्द मिलेगा। हम प्रगति यात्रा पर गए और सभी जिलों में, अभी तो इस बार हम गए ना भाई, सब जगह गए प्रगति यात्रा पर। सभी जिलों में जाकर विकास के कामों को देखा। जहां पर जो काम बचे या कमी रह गई, उसका आकलन किया गया। और आप जानते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए 400 से अधिक नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च दिए गए।
प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को डबल इंजन सरकार का फायदा नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, तो इस बार बिहार के चुनाव में मखाना और लिट्टी चोखा का मजा आने वाला है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर चुनाव तैयारी, अब बिहार की बारी। और अब चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में। आस्था के महासंगम महाकुंभ का आज 43वां दिन है। महाकुंभ खत्म होने में 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन बाद यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है। इससे पहले प्रयागराज में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। आज भी 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का तांता लगा हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने संगम में डुबकी लगाई। उनके अलावा बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी संगम में स्नान किया। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी महाकुंभ पहुंची, उन्होंने भी डुबकी लगाई। और महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन होने वाले आखिरी स्नान से पहले प्रयागराज में तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन मुस्तैद है। देखिए एक खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का महापर्व बस 2 दिन दूर है और महाकुंभ में आस्था की लहरें अब अपने चरम पर हैं। संगम नगरी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रही है। आज 43वें दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। संगम नोज पर दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर भक्तों की आस्था लहरों के साथ बहती दिख रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयार है। व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि लाखों की भीड़ भी सहजता से संगम में स्नान कर रही है। पुलिस से लेकर मेडिकल टीमें, सफाई से लेकर ट्रैफिक तक हर व्यवस्था को इस तरह संभाला गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आगामी जो शिवरात्रि का पर्व है उसके दृष्टिगत पूरी व्यवस्थाएं पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में, और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य पर रवाना। महाकुंभ में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां पर तैनात सफाई कर्मी और पुलिस वाले बड़ी ही तत्परता और लगन से मदद के लिए डटे हैं। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मियों और पुलिस के योगदान को सराहा है। और प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की टिकटों की बिक्री की हर घंटे मॉनिटरिंग होगी। महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़ के अनुमान को देखते हुए रेल मंत्रालय ने सभी जोन को खास निर्देश जारी किए हैं ताकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ की घटना हुई थी उससे बचा जा सके। देखिए एक खास रिपोर्ट।
संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा भव्य महाकुंभ अपने समापन की तरफ है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर अंतिम स्नान होगा। रेलवे को नई दिल्ली, आनंद विहार और प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशनों पर रिकॉर्ड भीड़ का अंदेशा है। यही वजह है कि रेल मंत्री से लेकर रेलवे के दूसरे आला अधिकारी रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। स्पेशल गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। कल करीब 6 स्पेशल चली थी और जो टिकट खरीदने की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 5 से 6 के बीच में कितने खरीदे गए, 6 से 7 के बीच में कितने खरीदे गए, उसका कंटिन्यूअसली वॉर रूम में एनालिसिस होता है। नॉर्दर्न रेलवे के वॉर रूम में एनालिसिस होता है और उसके हिसाब से तुरंत स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था का निर्णय लिया जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की हर घंटे मॉनिटरिंग के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि सामान्य से ज्यादा बिक्री होने पर रेलवे को क्राउड मैनेजमेंट से जुड़ी व्यवस्था करने में मदद मिल सके। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच 12,000 से ज्यादा अनारक्षित टिकटों की बिक्री हुई है और इस हिसाब से हर 2 घंटे में दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए अनारक्षित ट्रेनों को भी चलाया गया। उत्तर प्रदेश प्रशासन के अनुमान के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद है। यही वजह है कि रेल मंत्रालय यात्री सुरक्षा में कोई ढील नहीं देना चाहता। दीपाली नंदा, दिल्ली। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया। विधानसभा में सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने यूपी में सबसे तेज आर्थिक विकास का दावा किया कि अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से पूरी तरह मुक्त हो। गरीबी, हर व्यक्ति को जीवन स्तर इतना उठाएंगे कि वह सम्मान के साथ अपने को कह सके कि हम उत्तर प्रदेश वासी हैं। दिल्ली विधानसभा का पहला दिन हंगामेदार रहा। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने विधायकों को शपथ दिलाई। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता को बाद में स्पीकर चुन लिया गया। विधानसभा में पक्ष विपक्ष दोनों ओर से नारेबाजी देखने को मिली। विपक्षी विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए। आप विधायकों की नारेबाजी से नाराज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि सदन में हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सदन में अराजकता नहीं चलने देंगे। इसके बाद उन्होंने विपक्ष के सभी सदस्यों के माइक खोलने को कहा। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। पार्टी पूरी तरह सदन को डिस्टर्ब करने के मन से आई है। सदन का पहला दिन ही सिर्फ डिस्टर्बेंस करना, और मैं चाहूंगा पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। के माइक खोल दिए जाएं। पक्ष के केवल माइक खोल दिए जाएं। बोलो सारे बताओ क्या किया है। पक्ष के सदस्यों के माइक खोले जाएं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। आप बोलिए। और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए राहत की खबर आई है। आरबीआई ने खाता धारकों को 25,000 रुपए तक निकालने की अनुमति दी है। अब 27 फरवरी से खाता धारक 25,000 रुपए तक विड्रॉ कर पाएंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 1200 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद आरबीआई ने सख्ती दिखाते हुए बैंक से किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी थी। आज दिल्ली में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के बिजनेस एंड ट्रेवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जोनाथन रेनॉल्ड्स मौजूद रहे। बैठक में दोनों देशों ने फिर से एफटीए पर बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है। We'll be able to make rapid progress to meet the collective aspirations for trade, investment
and the mutual prosperity of the people of United Kingdom and India. It's also very auspicious that we are restarting discussions today. पर बात करते हैं बाजार की। आज खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया और लगातार 5वें दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। मिड और स्मॉल कैप बुरी तरह पिटे। आईटी, मेटल, पीएससी शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। हालांकि एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद होने में कामयाब हुए और बाजार की बाकी डिटेल बता रहे हैं यतीन मोता। तो आज अगर हम देखें तो बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:3 था। ओवरऑल बाजार में क्यूज खराब थे। ग्लोबली भी हमने देखा कि बिकवाली का ही माहौल था। आज अगर हम निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली आपको ऑटो शेयर्स दिखाई देंगे, जैसे कि M&M, आइशर मोटर्स 1 से 1.5% ऊपर बंद हुए। इसके अलावा फार्मा शेयर जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज लैब में भी 1% की तेजी। और अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स की तो यहाँ भी खरीदारी का मूड माहौल रहा। लूजिंग साइड पे आईटी शेयर्स में एक भारी बिकवाली का माहौल रहा। इनफैक्ट विप्रो, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, आप सारे के सारे आईटी स्टॉक्स देख लीजिए, 2 से 4% के बीच की आपको गिरावट आती हुई नजर पड़ेगी। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड्स, वरुण बेवरेजेस, ग्लैक्सो फार्मा और बाटा जैसे काउंटर्स में खरीदारी रही। और वहीं अगर हम बात करें तो मल्टी मंथ लो पे आपको मिड कैप इंडेक्स आता हुआ नजर पड़ रहा है, जिसके कारण काफ़ी सारे मिड कैप्स जैसे कि नाल्को लगभग 6% नीचे बंद हुआ। इन्फो एज यानी नौकरी.com यहाँ भी लगभग 5% की गिरावट और LTTS और भारतीय हेक्साकॉम जैसे काउंटर्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से ऑटो सेक्टर खासा दबाव में है। बाजार को डर है कि टेस्ला की एंट्री से ऑटो कंपनियों पर बुरा असर पड़ेगा। कितना सही है ये बात, इस पर CLSA ने एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है इस रिपोर्ट में, बता रहे हैं यतीन मोता। तो CLSA की रिपोर्ट भी है और आवाज़ ने भी इस मामले में जो है काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च की हैं। तो अगर हम बात करें CLSA की रिपोर्ट की तो ऑब्वियसली बाजार में एक असमंजस बना हुआ है कि टेस्ला की एंट्री होगी तो M&M की गाड़ी बिकेगी, टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेगी कि नहीं। CLSA के हिसाब से और जो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है इसके हिसाब से भारतीय प्लेयर्स को उल्टा टेस्ला की चीज़ें और टेस्ला की एंट्री कॉम्प्लीमेंट करेंगी, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर हम CLSA की बात करें, इनको लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री जो इंडिया की है इसे टेस्ला की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें M&M की तो CLSA को लगता है कि जिस हिसाब से M&M के शेयर्स पिछले दिनों गिरे हैं, एक 10-15% से ज़्यादा करेक्शन हुआ है टॉप से, तो ये खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि टेस्ला की जो एंट्री है ऑलरेडी स्टॉक प्राइस इन कर रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी उनको पसंद आ रहा है और इनको लगता है मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स और टाटा मोटर्स पे भी इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सब कंपनी का प्राइस पॉइंट अलग अलग है और टेस्ला की जो प्राइस पॉइंट है वो अलग अलग है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो ग्लोबली टेस्ला एक बड़ा मार्केट चाइना और जो है दुनिया में बना चुका है। ईवी पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो चीन में ईवी पेनिट्रेशन 30% है और भारत में ईवी पेनिट्रेशन सिर्फ 2.4% है। तो जो IC इंजन यानी जो कंबशन इंजन वाली कंपनियां हैं जैसे M&M, टाटा मोटर, मारुति, जो अभी ईवी प्रोडक्ट रोल आउट कर रही हैं, उन पे बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें टेस्ला की प्राइसिंग की तो चाइनीज मार्केट हो या US मार्केट हो, 20 से 50% ज़्यादा उनकी प्राइसिंग रहने वाली है भारतीय मार्केट्स के लिए कंपेयर टू अदर मॉडल्स। जो सस्ते मॉडल्स हैं उनके खिलाफ जो प्राइसिंग होने वाली टेस्ला की वो महंगी रहने वाली है। तो अगर हम देखें टेस्ला की एंट्री मॉडल 3 जो सबसे रनिंग मॉडल है, उसका जो कॉस्ट है जो US में है डॉलर टर्म्स में, जिसको हमने रुपी टर्म्स में कन्वर्ट किया, वो 30 लाख रुपए है। बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम मॉडल S की बात करें तो 70 लाख रुपए और मॉडल X जो सबसे प्रीमियम मॉडल है वो 74 लाख में बिकता है। और ये बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, इससे महंगी है गाड़ी, इससे सस्ती नहीं है। और इसके कंपैरिजन में जो नई लॉन्चेस हुई हैं इंडियन मार्केट्स में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुए, वो देखिए किस तरीके से प्राइस है। BE6 महिंद्रा की जो अभी लॉन्च हुई है 19 लाख रुपए, एक्स दिल्ली शोरूम का प्राइस है ये। टाटा की कर्व की बात करें तो 17.5 लाख रुपए और हुंडई की क्रेटा की बात करें तो लगभग 18 लाख रुपए। तो कहाँ 30 लाख रुपए की एंट्री मॉडल और कहाँ इनकी एंट्री मॉडल 20 लाख रुपए की। तो अगर आप हुंडई की 18 लाख में खरीदते थोड़ी आप 30 लाख की टेस्ला खरीदोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेस्ला ने दाम भी गिराए भारतीय मार्केट्स में तो सबसे पहले तो लॉस होगा और दूसरा सारे फीचर्स नहीं होंगे। तो अगर आपको सेम फीचर्स में 17-18 लाख रुपए में गाड़ी मिल रही है तो क्यों आप टेस्ला के पीछे भाग रहे हो। तो हमारा एनालिसिस ये है
कि मेक इन इंडिया में भरोसा ज़्यादा करिए और टेस्ला की एंट्री पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा कई मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे। 60 से ज्यादा देशों के राजनयिक प्रतिनिधि, उच्चायुक्त, काउंसिल जनरल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। समिट में पीएम मोदी ने कहा कि एमपी में इन्वेस्ट करने का यही सही समय है। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एविएशन सेक्टर में निवेश के लिए कई कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक एविएशन सेक्टर में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, इसलिए नई एविएशन पॉलिसी बनाई गई है और राज्य में निवेश की दिशा में मददगार साबित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है। इसमें से 200 गीगावाट का लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसमिशन नेटवर्क और क्लीन एनर्जी में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। भारतीय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने 5 दिवसीय इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन किया है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक सेक्टर में भारत की ताकत दिखाना और रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी लीडरशिप को साबित करना है। इसमें भारत को करीब $20 बिलियन का कारोबार मिलने की संभावना है। एक बड़ा अच्छा टाइम है जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक प्रेफर्ड मोड ऑफ एनर्जी होते जा रही है जो कि फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि इवन अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है गाड़ियों का, वहाँ भी अब फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल रिप्लेस कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।